नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। आज हम बात करेंगे 1 अगस्त से जो लोन लिए नहीं दे पा रहे हैं, नहीं भर पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिकवरी एजेंट क्या प्रक्रिया कर रहे हैं, एजेंट आपको कैसे हरास कर रहे हैं, लीगल नोटिस आ रही है तो उसका क्या करना है, कंपनियां आपको बार बार नोटिस पे नोटिस दिए जा रही हैं तो उसका क्या समाधान है, क्या प्रक्रिया है, कैसे वहां से उस लोन से दलदल में अगर फंस चुके हैं वहां से कैसे निकले। और आप किस शहर से, अपने शहर का नाम जरूर लिख दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले ये वीडियो कहां से आप लोग देख रहे हैं और वहां पे रिकवरी की क्या प्रक्रिया में क्या क्या प्रोसेस है, एजेंट कितना हरास और परेशान करते हैं। तो आज बात करेंगे अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। अनसिक्योर्ड लोन लिए हैं, चाहे लोन 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, 50 लाख का हो, कितना का भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लोन लिए हैं, चाहे छोटा लोन हो चाहे बड़ा लोन हो, अगर एक लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है, चाहे 10 की, जो सिविल तो आपका खराब ही होना है। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, 10 लोन ले लेंगे, एक भी लोन नहीं की ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो आपका सिविल खराब होगा ही होगा। तो इसलिए जान लीजिए, देखिए लोन के प्रकार, लोन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। तो आज की वीडियो अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। और लोन के डिफॉल्टर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जेन्युइन डिफॉल्टर, एक होता है बिलफुल डिफॉल्टर। तो जेन्युइन डिफॉल्टर की बात करते हैं। जेन्युइन डिफॉल्टर किसे कहते हैं? वह डिफॉल्टर जो किसी विषम परिस्थिति के कारण लोन की ईएमआई न दे पाए, जैसे जॉब लॉस, व्यापार में घाटा, कोई बीमारी, दुर्घटना, एक्सीडेंट, पारिवारिक ऐसी समस्या हो जिसके कारण लोन की ईएमआई न चुका पा रहा हो, उस डिफॉल्टर को कहते हैं जेन्युइन डिफॉल्टर। एक दूसरा डिफॉल्टर होता है बिलफुल डिफॉल्टर। बिलफुल डिफॉल्टर वह डिफॉल्टर होता है जो पैसे हैं लेकिन देना नहीं चाहता है, फ्रॉड करना चाहता है, उसकी नीयत खराब है, उसको कहते हैं बिलफुल डिफॉल्टर। तो उसके लिए विकल्प अलग है, उसके लिए तो एफआईआर का भी प्रावधान है, जो विकल्प है वो तो रहेंगे ही। तो आज हम बात करते हैं जेन्युइन डिफॉल्टर पे। जैसे आपको लोन लिए हैं, नहीं दे पा रहे हैं, आपको हरास किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हरास और परेशान किया जा रहा है, तो आपको अपने अधिकार के बारे में जानना जरूरी है कि आपका राइट्स क्या है, आपका अधिकार क्या है। आप क्या लोन रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर सकता है, आपके मान सम्मान को खराब कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है, आपके अड़ोस पड़ोस में फ़ोन कर सकता है, तो क्या इनके ये अधिकार हैं कि नहीं? तो जवाब जान ले, इनके ये अधिकार नहीं है, नहीं कर सकता। फिर भी जैसे एक ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो बहुत ज़्यादा कॉल पे कॉल शुरू हो जाती है, रिमाइंडर कॉल आ जाती है, तो इतना कॉल से डर जाते हैं कि मैं क्या जवाब दूं। एक दिन में अगर मल्टीपल लोन के डिफॉल्टर है तो एक दिन में 50 कॉल आती है, मल्टीपल कॉल, 50 कॉल। क्या एक दिन में 50 कॉल रिसीव कर पाना संभव है? अगर एक बार आपने बता दिया नहीं दे पा रहे हैं, ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, 1 महीने बाद कॉल करें, लेकिन ये हर 10 मिनट 15 मिनट पे कॉल आती है, तो कॉल उठाएं या ना उठाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर कॉल नहीं उठाएंगे तो एफआईआर हो जाएगी। तो बात साफ शब्दों में सुन लीजिए, एकदम सरल भाषा में, फ़ोन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन में 50 फोन आएंगे, मल्टीपल फोन आएंगे, कोई जरूरत नहीं फोन उठाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। फोन बंद कर दीजिए या नंबर नॉट इन फोन बुक ऑन कर लिए, वही नंबर से फोन आएगा जो आपके मोबाइल में सेव होगा। नहीं तो इनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, उससे कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई दिक्कत का समाधान, कोई दिक्कत समस्या नहीं हो सकती कि आपने फ़ोन नहीं उठाया। और एक लोन के डिफॉल्टर हो, चाहे 2 के हो, चाहे 5 के हो, चाहे 10 के हो, तो सिविल तो खराब ही है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 लोन है, 4 लोन दे रहे हैं, 1 लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं तो आपका सिविल सही रहेगा। सिविल खराब तो खराब। इसीलिए एक लोन को चुकाने के लिए ये रिमाइंडर कॉल आ रही है, हरास हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो एक ईएमआई को चुकाने के लिए आप दूसरा ले रहे हैं, तीसरा ले रहे हैं, चौथा ले रहे हैं, 5वां ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, 15 लोन ले रहे हैं। और आप कमेंट करके बताइए क्या आपने कितने लोन हैं, लोन की संख्या बताइए, आपके पास कितने लोन है। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, मल्टीपल लोन के ट्रैप में आप फंस चुके हैं। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग को कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने लोन डिफॉल्टर हैं। आपने एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने दलदल में फंसते चले गए। तो स्टॉप लॉस, रुक जाइए। लोन के चुकाने के लिए लोन कभी मत लीजिए कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा। आप सिविल बचाने के चक्कर में इस दूसरा, तीसरा, चौथा लेते जाएंगे ना, आपका सिविल बचेगा। अभी तो एक डिफॉल्टर है, कल 10 डिफॉल्ट हो जाएंगे। इसलिए ऐसी कोई गलत काम करिए मत जिससे आपका नुकसान हो। स्टॉप लॉस, रुक जाइए। नहीं पैसे हो रहे हैं मत दीजिए, रुक जाइए। स्टॉप लॉस, डिफॉल्ट हो रहे हैं, हो जाने दीजिए।
और कमेंट करके बताइए कि आपके पास कितने लोन के डिफॉल्टर हैं, आपके लोन के कितनी आप जगह से आपने लोन लिया है, उनकी संख्या बताइए कमेंट में। तो सबसे पहला काम, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गया, नहीं दे पा रहे हैं, सबसे पहला काम आपको लीगल प्रायर नोटिस, ये आरबीआई की गाइडलाइन है, मैं नहीं कह रहा हूं कि देना जरूरी है, आरबीआई की गाइडलाइन में है। यदि आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, नहीं दे पा रहे हैं, किसी भी परिस्थिति के कारण नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या आपने कंपनी को अवगत कराया, क्या आपने कंपनी को इन्फॉर्म किया कि नहीं किया? अगर किया तो बहुत अच्छी बात है कि आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आप जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कोई ऐसी विकट समस्या आई है, विषम परिस्थिति है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं। यदि आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, तो जानबूझ के ऐसा मत करिए। अगर आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे पहला काम कंपनी को इन्फॉर्म कर दीजिए, लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को जरूर दे दीजिए। और लीगल प्रायर नोटिस एक मजबूत ड्राफ्ट बनना चाहिए, और ये आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से आप इसको प्रोसीडिंग करा सकते हैं। आपके नज़दीकी कोई एडवोकेट हो, या हमारा नंबर आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। और एजेंट को भी, आपके घर पे रिकवरी एजेंट आए तो आप बता सकते हैं हमारे एडवोकेट के माध्यम से ये लीगल प्रायर नोटिस गया है। अब इसका जो रिप्लाई होगा, जो प्रोसेस होगा वो करेंगे। आप एजेंट को भी एक कॉपी उसको दे सकते हैं, जो आपके यहाँ रिकवरी एजेंट आते हैं। अब आ जाते हैं रिकवरी एजेंट की। बहुत सारे रिकवरी एजेंट ऐसा कहते हैं, सर आपका अकाउंट एनपीए में जाने से पहले सेटलमेंट हो जाएगा, अभी आप एक ईएमआई दे दीजिए। तो एक ईएमआई ये जो दिलवाते हैं, तो एक ईएमआई दिलाने का मतलब होता है ये एनपीए से जाने से रोकना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आपका अकाउंट एनपीए में जाए। ऐसा नहीं होता है कि आपका एक ईएमआई दे दीजिए, आपका सेटलमेंट हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बिना एनपीए में गए सेटलमेंट की कोई बात कर रहा है, इसका मतलब वो फ्रॉड कर रहा है, फर्जी है, गलत तरीके से कर रहा है। गलत तरीके से नहीं, होता नहीं, जेन्युइन नहीं, आपको बस पैसे वसूल करना, अपना रिकवरी करना और अपनी कमीशन के लिए कर रहा है। क्योंकि आप बिना एनपीए में गए कोई सेटलमेंट का ऑफर देता है तो समझ जाइए ये फर्जी है, फ्रॉड है, ये ऐसा नहीं होता है। और कई बार मैंने देखा है एनपीए में न जाने के लिए वो खुद के ही अपने से ही पैसे डाल देते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा हुआ होगा कि एजेंसी वाले या कंपनी वाले देखेंगे आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दे रहे हैं, तो ऐसा कर रहे हैं, तो आप इनकी आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हो। कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट में गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, लेकिन फ्रॉड तरीके से, ये गलत तरीके से, पता नहीं कैसा पैसा किसी ने हमारे अकाउंट में दिया, फ्रॉड का पैसा है, क्या है, आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसी भी परिस्थितियां होती कि रिकवरी एजेंट भी आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, क्यों? अपने सैलरी जस्टिफाई करने के लिए, कि हाँ चल कम से कम उनकी सैलरी आ जाएगी, हाँ इतना टारगेट पूरा हो जाएगा, या फिर उनके लोन को दूसरे एजेंसी को न दे दिया जाए, इसलिए ऐसा कर देते हैं। तो बहुत सारे कंडीशन होते हैं, तो आप इनके आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं। अब आते हैं कंपनियां कर क्या सकती हैं। जैसे होता है ना, कंपनियां क्या क्या कर सकती है। सबसे पहला काम कंपनियां नोटिस देती हैं। फोन वगैरह को तो साइड में रखिए, फोन और रिकवरी हरासमेंट तो एकदम डर समाप्त कर लीजिए। फोन आ रहा है मत उठाओ, कोई जरूरत नहीं फोन उठाने की। और रही बात हरासमेंट की, रिकवरी एजेंट की, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एजेंट हैं, उनके पास आई कार्ड, विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए। और सब फर्जी, ज्यादातर 99% लोग तो फर्जी ही है, डीआरए का लाइसेंस ही नहीं पहुंच जाते हैं रिकवरी करने के लिए। तो ये गैर कानूनी काम है, गलत तरीका है, ऐसा नहीं कर सकते। तो कोई भी आता है, आईडी कार्ड, विजिट लेटर, डीआरए लाइसेंस है तो बात करो, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, निकलो बाहर, कोई जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं कंपनियां क्या क्या कर सकती है लीगली, फ्राइट में जो लीगली करती हैं। पहला काम तो आपको रिकॉल नोटिस देती है। रिकॉल नोटिस देती है कि हाँ आपने लोन के भाई डिफॉल्ट हो चुका है, अब आप हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आप हमारे पूरे पैसे हमें अमाउंट को वापस करिए। तो एक तो रिकॉल नोटिस, पहले तो एक ही ईएमआई तो दे ही नहीं पा रहा है, पूरे अमाउंट की आप उनसे कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, तो उसका जवाब आपको देना जरूरी है। तो रिकॉल नोटिस का जवाब जरूर दे एडवोकेट के माध्यम से। उसके बाद आएगी डिमांड नोटिस, कि हाँ हमें इतने पैसे हम आपसे डिमांड करते हैं, तो डिमांड नोटिस का जवाब जरूर दे दीजिए। उसके बाद आएगा आर्बिट्रेशन का नोटिस। आर्बिट्रेशन में कई नोटिसें आएंगी, आर्बिट्रेशन अपॉइंट करने की, सोल आर्बिट्रेटर की, प्री आर्बिट्रेशन की, आर्बिट्रेशन के अवार्ड की, बहुत सारी नोटिसें आती रहती है, सेक्शन 62 की, सेक्शन 17 की। तो आर्बिट्रेशन की जो 3-4 नोटिसें आएंगी, उस नोटिस का जवाब आपको जरूर देना है। और आर्बिट्रेशन की नोटिस, अगर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं तो आपको आर्बिट्रेशन एंड कैंसुलेशन एक्ट 1996 के तहत आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को समाप्त करने के लिए, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होती है। यदि आपने ऑब्जेक्शन दे दिया, इसका मतलब आप उससे सहमत नहीं है, उस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया सहमत नहीं है, तो उसके द्वारा अगर जो अवार्ड भी पास हो जाता है उसको भी शून्य मान लिया जाएगा। तो ये होती है आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की, आर्बिट्रेशन में नहीं कर सकते, आर्बिट्रेशन के अवार्ड को भी शून्य मान लिया जाएगा। और बिना एग्जीक्यूशन के आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया
संभव नहीं होती है कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया और वो लागू हो जाएगा बिना एग्जीक्यूशन, बिना आपके कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए उसके आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन जो होता है आर्बिट्रेशन का, और अगर उन्होंने अवार्ड पास कर दिया तो बिना एग्जीक्यूशन के आपके ऊपर लागू नहीं होता है। तो ये होगी प्रक्रिया आपकी आर्बिट्रेशन। यदि आपने चेक दिया है तो 138 चेक बाउंस का केस हो सकता है। ईसीएस ऑटो डेबिट लगाए हुए हैं, ईसीएस लगाए तो सेक्शन 25 का केस हो सकता है। और 316 318 ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा अनसिक्योर्ड में 316 318 के केस भी कर देते हैं, जो कि 316 318 वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं होता है, फिर भी ये क्रिमिनल केस भी लगा देते हैं। आपके पास सम्मन कलकत्ता से, अहमदाबाद से आया होगा, जयपुर से, कुछ जगह से बहुत सारे सम्मन आपके पास आएंगे 316 318 के। तो इन नोटिसों का अगर एडवोकेट के माध्यम से आए तो उसका जवाब देना जरूरी है। और एनपीए होने के बाद ही सेटलमेंट होता है, उसके पहले सेटलमेंट का ऑफर आए तो आप समझ लीजिए ये आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और राइट ऑफ सेटलमेंट के बाद 9-10 महीने बीतते हैं तो उसके बाद वो राइट ऑफ में डाल देते हैं। अब आते हैं कि जो सम्मन की नोटिस आती है, जैसे कोर्ट का नोटिस, ये तो एडवोकेट का नोटिस आएगा, सबका जवाब देना है। उसके बाद फ्री कॉग्निजेंस की नोटिस आती है कोर्ट से, तो कोर्ट से नोटिस आई है, उसके बाद नहीं आप जाते हैं, कोर्ट को इग्नोर करते हैं, कोर्ट की अवमानना करते हैं तो सम्मन आएगा। सम्मन मतलब होता है बुलावा पत्र, कोर्ट आपको बुला रही है, उसके बाद भी आप नहीं जाते हैं, उसके बाद बीडब्ल्यू आएगा, बेलेबल वारंट आएगा, उसको भी आप इग्नोर करते हैं, 1-2 बार और भी हो सकता है बीडब्ल्यू बेलेबल वारंट आए, उसके बाद भी आप नहीं जाते हैं तो उसके बाद एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है। नॉन बेलेबल वारंट को भी आप इग्नोर कर रहे हैं और नहीं जा रहे हैं और कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं तो आपको पीओ भगौड़ा घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको हो सकता है 14 दिन की जेल भी हो जाए। तो ऐसा कोई काम मत करिए, कोर्ट की अवमानना नहीं करना है। नोटिस आए, नोटिस का जवाब देना है। कोर्ट से नोटिस आ रहा है तो सम्मन आ रहा है, वारंट आ रहा है तो आपको बेल जरूर कराना है। कोर्ट सेम डे बेल हो जाती है। सेक्शन पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस हो या चेक बाउंस का केस हो, 316 318 के जो केसेस हो जाते हैं तो उसमें सेम डे बेल हो जाती है, क्योंकि बहुत जघन्य अपराध नहीं है कि आपको बेल नहीं होगी, सेम डे बेल होने का प्रावधान है, सेम डे बेल हो जाती है। लेकिन कोर्ट की अवमानना नहीं करना है, कोर्ट के नोटिस को इग्नोर नहीं करना है। और सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन सेटलमेंट जरूर हो जाता है। इसलिए आप 1 लाख का लोन है तो 25,000 30,000 40,000 तक में सेटलमेंट हो जाएगा। और जेल का कोई प्रावधान नहीं है कि लोन लिए है, लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो आपको एफआईआर हो जाएगी, आपको जेल हो जाएगा, आपको बेल करानी, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सिविल का डिफॉल्ट है। सिविल के बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं अब पुलिस लेके आऊंगा एफआईआर हो जाएगी, तो पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, आपके लोन की रिकवरी का काम पुलिस का नहीं है। अगर आप कोर्ट की अवमानना करेंगे तो पुलिस आएगी। कोर्ट की अवमानना का मतलब होता है कि आपने वारंट हो गया, बीडब्ल्यू हो गया, एनबीडब्ल्यू हो, उसके बाद भी आप नहीं जा रहे हैं तो उसमें आपको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लोन की ईएमआई आप नहीं पे कर रहे हैं तो आपको जेल हो जाएगी, आपको एफआईआर हो जाएगी, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, आप अपने नज़दीक के किसी भी एडवोकेट से आप संपर्क करके कंपनी को इन्फॉर्म कर दीजिए, लीगल प्रायर नोटिस दीजिए। उसके बाद कोई दिक्कत समस्या आती है तो हमारा भी नंबर है, आप हमारी कॉल बुक करके अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।